नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। शुरुआत करेंगे नॉकआउट न्यूज की। क्या हो जब बाढ़ ही खेल खाने लगे, तो कांग्रेस में इन दिनों ऐसे ही हालात बने हुए हैं जब अपने ही अपनों को अपमानित कर रहे हैं। कांग्रेस में पिछले कुछ सालों से चल रहा पराये होने का सिलसिला लगातार जारी है। पीसी चाको, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद के इस्तीफे से शुरुआत हुई और उसके बाद पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का अलग होना एक बड़ी घटना थी। अमरिंदर सिंह के जाने से वरिष्ठों में साफ तौर पर दिखने लगी थी नाराजगी। मनीष तिवारी, कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा ने भी नाराजगी जताई थी और इसके बाद से ही कांग्रेस के हालात ऐसे बदले कि अभी तक सुधर नहीं पाए हैं। उसके बाद से ही कपिल सिब्बल, जयवीर शेरगिल और अब गुलाम नबी आजाद भी पराये हो गए। एक के बाद एक कई वरिष्ठों ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया और कुछ ने शालीनता दिखाई तो कुछ मुखर होकर आरोप प्रत्यारोप लगाते नजर आए। यूं तो घर घर माटी के चूल्हे होते हैं, लेकिन कांग्रेस में लंबे समय से चूल्हे की जैसे लिपाई नहीं हुई और अब राजनीतिक गलियारों में कांग्रेस को लेकर ही चर्चा हो रही है कि कांग्रेस में बड़े सुधार की जरूरत है, नहीं तो घर खाली हो जाएगा। और मनीष तिवारी और शशि थरूर के बागी होने के भी संकेत अब मिलने लगे हैं। कांग्रेस पर अपनों की बयानबाजी के मायने आखिर क्या निकाले जाएं? राहुल के नेतृत्व और कांग्रेस में निर्णय क्षमता पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस छोड़ते वक्त शुक्रवार को गंभीर आरोप लगाए। राहुल गांधी में निर्णय नहीं लेने की क्षमता और चापलूसों से घिरे होने का आरोप लगाया। वरिष्ठों को अपमानित करने का भी आरोप लगाया गया। आजाद के बयानों के बाद से ही वरिष्ठ कांग्रेसी मनीष तिवारी ने भी तलख तेवर अब अपना लिए हैं। अपनी ही पार्टी के लोगों पर मनीष तिवारी ने निराशाजनक बयान दिया है। उन्होंने कहा, कल जो चपरासी थे आज वो ज्ञान दे रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा है कि मनीष तिवारी और शशि थरूर का भी मन अब कांग्रेस से भर गया है। जस्टिस यूयू ललित भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दरबार हॉल में उन्हें सीजेआई पद की शपथ दिलाई। 74वां दिन का उनका ये सीजेआई का कार्यकाल होगा और 8 नवंबर 2022 को सेवानिवृत्त होंगे सीजेआई यूयू ललित। पूर्व सीजेआई जस्टिस एनवी रमन्ना का शुक्रवार को कार्यकाल पूरा हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, वेंकैया नायडू भी इस दौरान मौजूद रहे। सीजेआई यूयू ललित का 3 महत्वपूर्ण बदलावों पर इस दौरान फोकस रहेगा। पहला, लिस्टिंग सिस्टम में ज्यादा पारदर्शिता दिखेगी। संबंधित बेंच के सामने अर्जेंट मामले की सुनवाई के लिए केस उठाने का सिस्टम रखा जाएगा और एक संवैधानिक बेंच हमेशा काम करेगी। और अमेरिका के दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला की बात कर लेते हैं। स्पीकर बिरला ने प्रसिद्ध शिक्षण संस्थानों का भी इस दौरान दौरा किया। इसमें हार्वर्ड और एमआईटी शामिल हैं। स्पीकर बिरला ने इनका दौरा किया। विश्व के सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में शामिल हैं हार्वर्ड और एमआईटी। विद्यार्थियों और प्रोफेसर से भी इस दौरान बातचीत की गई। गहराई से समझा स्पीकर बिरला ने हार्वर्ड और एमआईटी की शोध प्रक्रिया को और इसी दौरान दोनों संस्थाओं के उद्योगों से सीधे संबंधों को भी स्पीकर बिरला ने खूब सराहा। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की डैमेज कंट्रोल की कोशिश भी लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर प्रभारी रजनी पाटिल को निर्देश दे दिए गए हैं। 28 अगस्त को सीडब्ल्यूसी यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद जम्मू कश्मीर जाने के निर्देश दिए गए हैं। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद जम्मू कश्मीर में कांग्रेस में खास तौर पर भगदड़ मची हुई है। कांग्रेस के कई आजाद समर्थकों ने भी अब इस्तीफा दे दिया है और रजनी पाटिल जम्मू कश्मीर जाकर इन तमाम नेताओं से बातचीत करेंगे। अब देश में एक बार फिर से किसान आंदोलन की आहट है। किसान नेता राकेश टिकैत एक बार फिर से सक्रिय नजर आ रहे हैं और किसानों को लेकर हरियाणा के रेवाड़ी में एक बड़ा बयान उन्होंने दिया और कहा कि देश में एक बार फिर बड़े किसान आंदोलन की जरूरत है। किसानों को आंदोलन के लिए वो एकजुट कर रहे हैं। पिछले आंदोलन से बड़ा आंदोलन इस बार होगा, ये भी कहते नजर आए। हरियाणा भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी सक्रिय हैं और सोनाली हत्याकांड पर हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का बयान आया। उन्होंने कहा, सोनाली की मौत से राजनीतिक और कला जगत को बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है
गोवा सरकार की जांच पर उन्होंने संतुष्टि जताई है। शासन और प्रशासन की जांच का नतीजा ही उन्होंने बताया कि सच्चाई सामने आ रही है। गुलाम नबी आजाद की कांग्रेस छोड़ने पर भी उन्होंने कहा कि देश हित की सोच रखने वाले नेता अब कांग्रेस से दूर हो रहे हैं। और उधर पंचायती चुनावों पर बोले कि चुनाव के लिए पार्टी संगठन पूरी तरह से तैयार है। मनीष सिसोदिया पर भी छापेमारी जो हुई है उसको लेकर आम आदमी पार्टी के आरोपों का भी उन्होंने जवाब दिया और कहा कि सत्य और तथ्य तमाम जानने का जनता को अधिकार है। वंदे भारत ट्रेन ने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं और भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन बनी है वंदे भारत। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार का रिकॉर्ड बनाया है और अपने ट्रायल रन में ही ट्रेन ने यह रिकॉर्ड बनाया। लेकिन यहां पर तेज हवा के कारण ट्रेन के कुछ पार्ट्स ट्रेन से अलग भी हो गए। और उधर मध्य प्रदेश में नौकरियों का तोहफा देगी अब सरकार। 1 लाख सरकारी पदों पर भर्तियां होंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती की कार्रवाई को प्रारंभ करने के निर्देश दे दिए गए हैं। इसी के साथ पद पूर्ति का कार्य मिशन मोड पर करने के भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। विभाग विस्तृत जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपने का कार्य करें, ये भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। शासकीय विभागों में रिक्त पदों को भरने से रोजगार के अवसर मिलेंगे। पदों को भरने से विभागीय कामकाज ज्यादा सुचारू होगा। निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर तमाम रिक्त पदों को भर्ती के निर्देश दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अमित शाह को घर आने का न्योता दिया। छत्तीसगढ़ में तीज पोला का त्योहार था और इसी अवसर पर भूपेश बघेल ने अमित शाह को छत्तीसगढ़ का तोहफा भेंट किया। टुकनी में दिखी छत्तीसगढ़ की समृद्ध एवं संस्कृति की झलक और टुकनी के जरिए लजीज छत्तीसगढ़िया व्यंजनों का स्वाद भी अमित शाह चखेंगे। किसानों की आशाओं और आकांक्षाओं का पर्व होता है तीज पोला और छत्तीसगढ़ है तीज त्योहारों और संस्कृति से जुड़ा हुआ राज्य। धूमधाम और उल्लास से यहाँ पर तीज पोला का त्योहार मनाया जाता है। कल होगा भारत पाकिस्तान का रोमांचक मुकाबला और एक बार फिर मैदान में आमने सामने होंगे चिर प्रतिद्वंदी भारत और पाकिस्तान। कल एशिया कप के दूसरे मुकाबले में भारत पाक बनाम यह मुकाबला होगा। गली मोहल्ले और सड़कें सूनी नजर आती हैं इस मौके पर क्योंकि सब मैच देखने में मशरूफ होते हैं। दुबई शारजाह में मुकाबले की अलग ही रौनक देखने को मिलेगी। यह महामुकाबला होगा। भारत पाकिस्तान मैच का ऐसा रोमांच है कि शारजाह में अभी से सभी होटल्स बुक हो चुके हैं। दुबई के स्टेडियम की सभी 25,000 टिकटें पहले ही बुक हो चुकी हैं। भारत और पाकिस्तान के हर चौके छक्के पर दुबई गूंजेगा, ढोल नगाड़ों की गूंज सुनाई देगी। और इधर दुबई के रेस्टोरेंट्स में भी मैच के दीवानों के लिए कई ऑफर्स दिए गए हैं। रेस्टोरेंट्स में एक ही थाली में दोनों देशों के खास व्यंजनों की व्यवस्था होगी। कई कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को ये तमाम फ्री टिकट्स भी उपलब्ध कराए हैं। और बात यूपी के पहले औद्योगिक जिले की होगी जिस राह पर है लखनऊ। 6 महीने में 10,000 निर्माण इकाइयां और ग्रामीण इलाकों में इन इकाइयों को लगाने की तैयारी हो रही है। ऐसा होने से करीब 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। लखनऊ के बीकेटी में शुरू होगी पहली निर्माण इकाई और बड़े कारोबारियों और डिफेंस कॉरिडोर से जुड़ी तमाम कंपनियों को इससे जोड़ने की योजना है। डीएम के प्रस्ताव पर कार्य योजना को मिल चुकी है एमएसएमई अपर मुख्य सचिव की सहमति और निर्माण इकाइयों के लिए निवेशकों को सब्सिडी का भी खुला रास्ता है। पुरुष निवेशक को 25% सब्सिडी तो महिलाओं को 35% तक का अनुदान मिलेगा। और छत्तीसगढ़ में संघ की बैठक के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। 2023 में छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में मोहन भागवत सहित भाजपा और अन्य संगठन मंथन करेंगे। छत्तीसगढ़ में 3 दिवसीय बैठक में आगामी चुनावों को लेकर रणनीति बन सकती है। संघ प्रमुख मोहन भागवत और भाजपा शीर्ष नेतृत्व भी इस दौरान बैठक में रहेगा और सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले सहित 5 सह सहायकारिता
इस दौरान मौजूद रहेंगे। 10 से 12 सितंबर तक रायपुर में ये होगी बैठक और आरएसएस अखिल भारतीय समन्वय समिति की इस बैठक को कई मायनों से देखा जा रहा है। इस बैठक में संघ और संगठन से जुड़े कई अन्य मसलों पर भी मंथन होगा। विप सहित संघ से जुड़े 37 संगठनों के 200 से अधिक पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। भाजपा से जेपी नड्डा और बीएस संतोष पहुंचेंगे संघ की इस बैठक में। 2024 तक सभी राज्यों में एनआईए के कार्यालय खुल जाएंगे। इसी कड़ी में आज छत्तीसगढ़ को एनआईए का दफ्तर मिला और इस सौगात को अमित शाह ने खुद सौंपा। अमित शाह के हाथों रायपुर में आज एनआईए भवन का लोकार्पण किया गया। आतंकवाद के खिलाफ दबदबे का प्रतीक और आतंक के खात्मे में एनआईए काफी महत्वपूर्ण है। आतंकवाद के खिलाफ दबदबे का प्रतीक है एनआईए। आतंक कर एनआईए का जो स्ट्राइक रेट है वो 94% रहा है और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने में एनआईए की अहम भूमिका रहती है। पिछले 3 सालों में 18 राज्यों में एनआईए के दफ्तर खुल चुके हैं। माओवादियों के सरेंडर में भी 140% की वृद्धि दर्ज हुई है। और राजस्थान विश्वविद्यालय राजनेताओं का लॉन्चिंग पैड बन गया है। कई पुराने नेताओं का सियासी लॉन्चिंग पैड है राजस्थान विश्वविद्यालय। राजस्थान विश्वविद्यालय से निकले हैं दिग्गज जो विधानसभा पहुंचे हैं, संसद तक पहुंचे हैं। राजस्थान के मंत्री डॉक्टर महेश जोशी और मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास रह चुके हैं यहां अध्यक्ष। गुजरात कांग्रेस प्रभारी डॉक्टर रघु शर्मा और उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी यहीं से दांवपेच सीखे राजनीति के। राजस्थान विवि में छात्र संघ महासचिव रह चुके हैं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया। कन्नौज के इत्र की खुशबू अब बिखरेगी विश्व भर में। इत्र पर्यटन को विकसित करेगी उत्तर प्रदेश सरकार और दिसंबर में इंटरनेशनल परफ्यूम फेयर का आयोजन होगा। कन्नौज जिले में 15 नवंबर तक बनाया जाएगा परफ्यूम पार्क और इसके बाद दिसंबर में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की तैयारी है। कन्नौज में 250 करोड़ के इत्र कारोबार को बढ़ाने का लक्ष्य है। 25,000 करोड़ रुपए तक इसे पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। पंजाब में आम आदमी पार्टी और भाजपा में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। मान सरकार के विधायक भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक अपनी गाड़ियों पर नाजायज रूप से वीआईपी नंबर लगा रहे हैं। इस मामले पर भाजपा प्रदेश महासचिव जीवन गुप्ता का बयान आया है। पंजाब में सरकार बनने के बाद मंत्रियों और विधायकों के सिर पर उन्होंने कहा सत्ता का नशा है। बिना परिवहन विभाग की मंजूरी के नंबर प्लेट लगा रहे हैं तमाम मंत्री। खुद को कानून से ऊपर मानने लगे हैं आम आदमी पार्टी के मंत्री और तमाम विधायक। और झारखंड में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की बात कर लेते हैं। लतरातू डैम के पास एक रिजॉर्ट में इन तमाम आज विधायकों को शिफ्ट किया गया। महागठबंधन के तमाम विधायकों को जानकार सूत्रों की माने तो हेमंत सोरेन ने कपिल सिब्बल से सलाह ली। विधायकी पर खतरा और चुनाव पर रोक नहीं लगने के तमाम हालातों पर सलाह ली गई है। दोबारा सीएम पद की शपथ लेकर चुनाव में जाने पर यह सहमति भी बन गई है। कांग्रेस से भी सहमति ले चुके हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। और पीएम मोदी की चरखी से जुड़ी यादों का अब जिक्र कर लेते हैं। चरखा चलाने को उन्होंने सौभाग्य की बात बताया। बोले चरखा चलाकर बचपन में मां से जुड़ी हुई यादें ताजा हो गई। सूत काटने की तमाम प्रतिक्रिया को उन्होंने बताया कि ईश्वर की आराधना जैसा ये मुझे लगा। मेरी मां हमारे लिए चरखा चलाती थी। अहमदाबाद में चल रहे खादी उत्सव में पीएम ने संबोधन के दौरान तमाम ये बातें कही और चरखे को बताया आजादी के आंदोलन की धड़कन। पीएम ने बताया कैसे हुआ खादी का विकास, कैसे ये देश की शान बना और आजादी के 75 साल में 7500 बहनों ने इतिहास रच दिया। खादी के एक एक धागे को पीएम ने बताया आजादी के आंदोलन की ताकत। पीएम ने साबरमती नदी पर बने अटल फुट ओवर ब्रिज का भी लोकार्पण किया। और ट्विन टावर्स में अस्पताल बनेगा। नोएडा के बहुचर्चित ट्विन टावर में अस्पताल बनाने की मांग उठी है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई टावर को तोड़ने से रोकने की याचिका और इधर टावर को जमींदोज करने की लगभग सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं।
उत्तर प्रदेश अथॉरिटी ने इसको लेकर पूरे इंतजाम किए हैं। रविवार को दोपहर 2:30 बजे ट्विन टावर को गिराने की ये प्रक्रिया, करीब 3700 किलो विस्फोटक से ध्वस्त किए जाने की ये प्रक्रिया होगी और नोएडा की 2 गगनचुंबी इमारतें 12 सेकंड में मलबे में तब्दील हो जाएंगी। 32 और 29 मंजिला दोनों इमारतों को गिराने में लगभग 17 करोड़ रुपए खर्च होंगे और वहीं इमारत के मलबे से प्रशासन को 13 करोड़ की आय होगी। प्रशासन की ओर से इमारतों के आधे किलोमीटर के दायरे को खाली कराने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। सुबह 7:30 बजे तक आधा किलोमीटर के दायरे को पुलिस सील कर देगी। अनहोनी से बचने के लिए आसपास के 3 अस्पतालों में व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों ने तैयारियों का भी जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को नया अध्यक्ष मिला है। आईपीएस रामेश्वर सिंह ठाकुर बने हैं एचपीपीएससी के नए चेयरमैन। ठाकुर के अलावा आयोग में हुई 3 अन्य सदस्यों की नियुक्ति की भी बात कर लेते हैं। आज सुबह राजभवन में इन्हें शपथ दिलाई गई। अध्यक्ष और नए सदस्यों को शपथ दिलाई गई। 9 वर्षों तक प्रधानमंत्री के विशेष सुरक्षा बल में सेवाएं दे चुके हैं ठाकुर। 2016 में राष्ट्रपति पुलिस पदक से इन्हें नवाजा गया था। और उधर उत्तराखंड भाजपा में नियुक्तियों की रेवड़ी बट रही है। उत्तराखंड विधानसभा भर्ती पर सवाल खड़े हो गए हैं। 2021 में हुई भर्तियों को लेकर ये सवाल उठ रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा की भर्ती में कई रसूखदारों के रिश्तेदारों को राज्य के मुखिया के ओएसडी की पत्नी को नियुक्ति दी गई। 2 कैबिनेट मंत्रियों के पीआरओज को नियुक्ति दी गई। विधानसभा में नियुक्ति पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री के पीआरओ को भी विधानसभा में नियुक्ति दी गई। भाजपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री के पीआरओ की पत्नी भी नियुक्त हुई। आरएसएस से जुड़े लोगों के करीबियों को भी विधानसभा में नियुक्ति मिली। तो वहीं विधानसभा में एक ऊंचे ओहदे पर भी एक आला अधिकारी की नियुक्ति पर सवाल उठ रहे हैं। केवल 1 साल में इस आला अधिकारी को 3 प्रमोशन दे दिए जाते हैं। यहाँ फाइनेंस कंट्रोलर के पद खाली हैं, फिर भी इन्हीं को इनकी देखरेख का जिम्मा सौंपा गया है। विधानसभा में 70 से अधिक बैकडोर भर्तियों के भी आरोप लगे। और कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के मामले की फिर से फाइल खुलेगी। 23 मार्च 2003 में हुए नरसंहार का मामला फिर से खोलने लगी की पूरी तैयारी हो रही है। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट ने गुरुवार को इसका आदेश दिया। पुलवामा जिले के नदी मर्ग में मारे गए थे 24 कश्मीरी पंडित। लश्कर तैयबा ने दिया था जघन्य हत्याकांड को अंजाम और 15 सितंबर से हाईकोर्ट में फिर से शुरू होगी इस पूरे मामले की सुनवाई।